हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फीशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। हम इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 5 मार्कर में होता है उसे कवर करेंगे। पार्ट 1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जानने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके लिए यूज क्या होता है? छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका जो है उसमें 2 लेंसेज यूज हो रहे हैं। आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज, एक आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका आईपीस। याद रखने की चीजें क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका फोकल लेंथ छोटा होगा एज कंपेयर टू आईपीस। बट जब हम अपर्चर की बात करते हैं, अपर्चर मींस हो गया साइज ऑफ द लेंस। अगर आप साइज ऑफ द लेंस को लोगे तो वो दोनों के केसेस में लमसम इक्वल है। लमसम इक्वल का मतलब हो गया थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, आईपीस का साइज थोड़ा सा बड़ा लेंगे, बट अगर हमें लेके चलना है तो दोनों लगभग सेम रहेंगे। टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना सीखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम वन शॉट में सीखेंगे कि कैसे में बनाना है, बार बार इरेज ना करना पड़े। आप अपने नोटबुक को हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लो, उसमें सेंटर पे बिल्कुल अपना एक लाइन ड्रॉ कर लो। आपने सेंटर पे अपना लाइन ड्रॉ करा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने क्या करना है, अपना एक ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करोगे। मैं लेंस पहले ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, लेंस हम बाद में ड्रॉ करेंगे एकदम लास्ट में। आपने ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करा, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है वो आप नोटबुक से लगभग 4 या 5 फिंगर्स का गैप लेके उसके बाद आप बना लो। आपने बना लिया, इस ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया C1 हम लोगों ने। आपने क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर C1 से एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप ध्यान रखना है लाइन ड्रॉ करते टाइम कि मेरे प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में ज्यादा एंगल ना बने। आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसके बाद आपने क्या करना है, अपना ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। अब बी से एक पैरेलल लाइन ले आओ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। अब इस लाइन को आप बाइसेक्ट करवाओ इस पे, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई, यहां आपका इमेज बन गया। ये इमेज हुआ आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है इस दोनों लाइनों को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, यहां से आपने दूसरा ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लिया। ऑप्टिकल सेंटर जो आपने सेकेंडरी ड्रॉ करा है ये आपका आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इस C2 से, ये वाला हमारा C1 था, ये वाला हमारा हो गया C2। C2 से एक लाइन पास करवाओ जो आपके B डैश से पास हो। C2 और B डैश से एक लाइन पास कराते हुए अपने बिल्कुल सीधा ले जाना है। अब जहां पे आपने इसे छोड़ा है वहां से एक लाइन पास करवाओ जो आपके इस पहले पॉइंट को कट करे और इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो। अब जो तीसरी लाइन है वो आपकी ड्रॉ होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट से, और इसे बिल्कुल सीधा लेके चले जाओ यहां पे। आपका ये सेकेंड रे प्रिंसिपल एक्सिस को ना कट करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। अब जहां पे ये रे कट कर रहा है ये फोकस ऑफ आई पीस, ये वाला जहां पे कट कर रहा था ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और जहां पे आपके तीनों रे आपने जहां से स्टार्ट करा है वो आपका हो गया फाइनल इमेज जो आपको मिल रहा होगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ये आपका फाइनल इमेज हो गया। अब देखो इसमें हम लेंस ड्रॉ करेंगे। लेंस में मैंने पहले बताया था कि हमारा फोकल लेंथ आईपीस का बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का छोटा होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव ड्रॉ कर लो, अब इस ऑब्जेक्टिव से आईपीस बड़ा ड्रॉ कर दो। ये एक्स्ट्रा जितनी भी डॉटेड लाइन है वो हमने रब कर दी। अब जब आईपीस आप ड्रॉ कर रहे होगे तो एक चीज ध्यान रखना, आईपीस बनाने के टाइम पे आपका ये दोनों रे, जो ये दोनों पॉइंट है वो मेरे लेंस के इनसाइड आना चाहिए, इमेज लेंस से बाहर आ जाए। यहां तक हम लोगों ने मेजर पार्ट कवर कर लिया है अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसमें एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्या कि आपने क्या करा हुआ है कि इसमें जो आपका मैं लाइनें जो है वो अलग अलग दिखा दूं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे हम लोगों ने किसको मार्क करा है। ये हमारा C1 से, सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होता है, C1 से A तक का डिस्टेंस है आपका UO, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। C1 से लेके A डैश तक का डिस्टेंस हो गया आपका
VO, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। जो A डैश B डैश है वो ऑब्जेक्टिव के लिए एज अ इमेज है, बट आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट है। तो यहां से जो A डैश से C2 तक का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा मेरा UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। इमेज बन रहा है हमारा नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट का मतलब हो गया डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन जहां पे आपका करेक्ट इमेज बन रहा होता है, प्रॉपर इमेज आपको दिखेगा, वो है हमारे लिए 25 सेंटीमीटर। तो आपका जो बी डैश से C2 तक का डिस्टेंस रहा वो हो गया आपका VE, और इसे आप बोलोगे डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। आपने यहां पे क्या करना है, यहां से आप देख रहे हो आईपीस से देख रहे हो, तो अपना इन दोनों रेस के बीच में अपना एक आई ड्रॉ कर दो। यहां से आप देख रहे हो C2 से FE तक का डिस्टेंस फोकस ऑफ आईपीस, C1 से FO तक का डिस्टेंस फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इसमें डायग्राम वाइज वैसे मेरा कंप्लीट है, बट मुझे डेरिवेशन करनी होती है। अब डेरिवेशन में ध्यान दो, इसमें आप निकालते क्या हो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो। जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है और एंगुलर मैग्निफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे आप ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन को कैपिटल M, दैट इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का एंगल देखना है। उस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं M इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा से। बीटा हो गया आपका एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, अल्फा हो गया एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बीटा आपका यहां पे बन जाएगा, ये जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है और C2 के बीच वाला, ये वाला हो गया हमारा बीटा एंगल। अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनना चाहिए था। तो मैंने क्या करा कि मेरे पास एक कॉमन फैक्टर आ सके डेरिवेशन करते टाइम, इसलिए मैंने अपनी तरफ से A डबल डैश वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और इसको B वाले लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। जहां पे दोनों कोइंसाइड कर गए उस पॉइंट का नाम दे दिया A1, A डबल डैश A1। अब A1 से आप एक लाइन ले आओ कहां पे, C2 पे। अब ये जो एंगल देगा A1 और C2 के बीच वाला, ये हो जाएगा मेरा अल्फा। अब ये अल्फा कैसे ले सकता हूं एंगल ऑब्जेक्ट के लिए, देखो कैसे। आपका AB A1 A डबल डैश, आप अगर शेप को नोटिस करो तो ये रेक्टेंगल शेप है प्रॉपर, और रेक्टेंगल का पैरेलल साइड इक्वल होता है। तो मेरा AB जो रहेगा वो A डबल डैश A1 के इक्वल। तो भैया मेरा ऑब्जेक्ट ये कंसीडर हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर हो गया, तो मैं एंगल ले सकता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां पे आप देखो तो मैंने अपना डायग्राम लगभग पूरा कंक्लूड कर दिया है। मेरा डायग्राम यहां पे क्या हो गया, पूरा कंक्लूड। एंगल वगैरह कैसे डिसाइड करा तो देख लो, आपके इमेज वाला एंगल इमेज वाले लाइन के साथ आ गया B डैश। ऑब्जेक्ट मेरे पास था नहीं तो मैंने एक्सटेंड करके यहां पे बना लिया, और अल्फा यहीं पे, ताकि मेरे पास एक कॉमन पॉइंट आ सके। क्लियर है? अब डेरिवेशन हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम को थोड़ा क्या कर दिया, छोटा, ताकि आप यहां पे देख सको। डायग्राम बनाने का तरीका आपको मैंने समझा दिया है। अब डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन में मैंने आपको बोला था कि M जो होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज बीटा बाय अल्फा, और बीटा को हम लोग कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, और अल्फा को कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपने यहां पे क्या कर दिया, बीटा को एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या करना आपने, अब बीटा आप देखो कहां कौन से दो लाइनों के बीच में बीटा बन रहा था आपका। एक ये रे हो गया A डबल डैश C2, और एक बन गया C2 B डबल डैश। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका, A डबल डैश B डबल डैश C2। इसमें आपके पास क्या आ गया, बीटा। आपने क्या लिया, ट्राइंगल A डबल डैश B डबल डैश C2। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर देखो आपके पास क्या हुआ इस एंगल में, A डबल डैश B डबल डैश, और बेस आ गया आपके पास A डबल डैश C2। तो आपने क्या कर दिया, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में A डबल डैश C2। tan बीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल लिख सकता हूं। रीजन दूंगा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल।
अच्छा ध्यान देना, आप ये tan और साइन के साथ आप ये चीज कर सकते हो कि tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली बीटा या साइन बीटा को अप्रोक्सीमेटली बीटा कह सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट कि tan और साइन दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप cos के साथ ये चीज नहीं कर सकते। अब इंक्रीजिंग फंक्शन से मेरा मतलब क्या हो समझो, आपका साइन 0 0, साइन 0 0 से स्टार्ट होता है और साइन 90 तक जाते जाते साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज कर रहा है। इसी में tan में देखो, tan में आप क्या कहते हो, tan 0 0, tan 90 को इंफिनिटी, तो आपकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब वैल्यू आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो आप ये चीज कर सकते हो, cos के साथ नहीं कर सकते। तो tan बीटा को आपने बीटा लिखा, बीटा आपके पास क्या आ गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डबल डैश c2। यहां पे आपको मेंशन करना है कि सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब आपने मेंशन करने के बाद बीटा हमारे पास आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डबल डैश c2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की। अल्फा के लिए आपने ट्राइंगल कौन सा लेना वो देखो, अल्फा के लिए आपके पास ट्राइंगल हो जाएगा a डबल डैश a1 c2, इसमें अल्फा बन रहा है आपका इस ट्राइंगल में, तो आपने ट्राइंगल ले लिया a डबल डैश a1 c2। अब आपने क्या करा, आपने कहा कि भैया tan अल्फा मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, a डबल डैश a1 अपॉन में a डबल डैश c2। अब देखो हमारा बेनिफिट क्या हुआ अल्फा लेने का, दोनों में मेरा बेस कॉमन फैक्टर आ गया, तो मेरा जब मैं पुट करूंगा वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से आप क्या कह रहे हो कि tan अल्फा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली अल्फा, अल्फा को आपने लिख दिया a डबल डैश a1 अपॉन में a डबल डैश c2। आपके पास बीटा भी आ गया, आपके पास अल्फा भी आ गया, दोनों की वैल्यूज आपने पुट कर दी। आपने जैसी वैल्यूज पुट करी तो आपके पास देखो m क्या आया, m इज इक्वल टू आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डबल डैश c2 इनटू में a डबल डैश c2 अपॉन में a डबल डैश a1। आप नोटिस करो आपने क्या करा, जो आपका बेस था वो दोनों में कॉमन है, आप जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास a डबल डैश c2 और a डबल डैश c2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डबल डैश a1। अब आप देखो आपके पास क्या चीज है, a डबल डैश a1, a डबल डैश a1 आपका a b के इक्वल है, रेक्टेंगल a b a1 a डबल डैश से रेक्टेंगल के पैरेलल साइड इक्वल होते हैं, तो आपने क्या कह दिया a डबल डैश a1 इज इक्वल टू आपके पास a b। अब कहां से, तो फ्रॉम रेक्टेंगल a b a1 a डबल डैश। अब आप a डबल डैश a1 को आप a b से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास m क्या आ गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a b। अब मेरी एक और प्रॉब्लम हो गई, a b क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव की, और a डबल डैश b डबल डैश जो है वो इमेज है आई पीस का। अब मेरे पास क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है ये a डैश b डैश, दोनों में कॉमन फैक्टर है, a डैश b डैश ऑब्जेक्टिव के लिए एज अ इमेज काम कर रहा है और आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे ऐसे लिखा m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a डैश b डैश इनटू में a डैश b डैश अपॉन में मैंने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और a डैश b डैश से डिवाइड कर दिया। अब उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला, अब नोटिस करो ये क्या हुआ, a डबल डैश b डबल डैश इमेज का हाइट आई पीस के लिए, a डैश b डैश ऑब्जेक्ट का हाइट आई पीस के लिए, तो मैं इसे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए। अब यहीं पे आप चलो a डैश b डैश, तो a डैश b डैश क्या है मेरा, इमेज किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, और a b क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन। इससे आपने एक और चीज सीख ली यहां पे, क्या कि अगर आपके पास दो लेंसेज दे दे और दोनों का टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए है, तो आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन ऑफ वन लेंस इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड लेंस, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, जो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है
उसे डायरेक्टली लिखेंगे 1 प्लस डी बाय एफ ई। और ये वाला जो आया है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से आया है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का मैं आपको वीडियो डालूंगा नेक्स्ट में। तो आपके पास क्या आएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये माइक्रोस्कोप से आया सिंपल से। अब मेरे पास देखो जी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके लिए मैं चलता हूं तो मुझे पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा किसके इक्वल रहता है, v बाय यू के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव का है तो ऑब्जेक्टिव का v अपॉन में ऑब्जेक्टिव का u, तो vo अपॉन में माइनस यू किस लिए, तो इंसिडेंट से अपोजिट डायरेक्शन में माइनस यूओ। अब आपने क्या करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए आप लिखोगे वीओ अपॉन में मॉड यूओ। अब आपके पास एमई भी है, आपके पास एमओ भी है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। आपने दोनों की वैल्यू पुट करी तो आपके पास एम जो आ गया वो आ गया आपके पास क्या, वीओ अपॉन में मॉड यूओ इनटू में 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें कई बार आपसे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप और लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी पूछ लेते हैं, सॉरी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप अगर पूछेंगे तो आपके पास देखो लेंथ क्या हो गया, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। तो आप दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस देखो कहां आता है, वीओ प्लस में यूई, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो लेंथ जो आ गया आपके पास वो क्या आ जाएगा, वीओ प्लस में यूई। इसमें एक और चीज ध्यान रखेंगे डायग्राम में, जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो तो उस पर एरो मेंशन करना जरूरी है। आप ध्यान देना, अभी मैंने एरो मेंशन नहीं कर रखा, एरोज दिखाना मुझे बहुत जरूरी है। अगर आप एरोज नहीं दिखाओगे तो आपके टीचर आपके नंबर काट लेंगे। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो आपका अगर सिर्फ डायग्राम आया तो 2 मार्कर, डायग्राम प्लस डेरिवेशन आ गया तो 5 मार्कर भी हो सकता है, 3 मार्कर भी हो सकता है। अगर 3 मार्कर में दिया डायग्राम प्लस डेरिवेशन तो 2 मार्कर का आपको इसके साथ एक न्यूमेरिकल दे देंगे। यहां पे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस पहला करा है, जिसमें हम लोगों ने कहां पे बनाया इमेज, नियर पॉइंट पे। हम लोगों ने नियर पॉइंट पे बनाया, मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे बनाया 25 सेंटीमीटर पे। इसका एक इन्फिनिटी वाला केस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सपोर्ट करें, और आप जिस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो मैं बना के दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दें। हम इसको न्यूमेरिकल वाला पार्ट और इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड केस हम एक एक छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आप इसको इजीली ग्रैब कर सको।